आज मेरा 21 डे चैलेंज का 13 दिन है। इस 13वें दिन पे आज मुझे कोई मोटिवेशन नाम की चीज़ नहीं लग रही थी। फिर भी मैं स्टडी कर रही थी। पता नहीं क्यों आज ऐसा हो रहा था मेरे साथ। जो मैं आप लोगों को गाइड करती रहती हूँ, आप लोगों को मोटिवेट करती रहती हूँ, आज मैं खुद लो फील कर रही थी। पता है क्यों? जब से बीपीएससी का पैटर्न चेंज हुआ है ना, जब से ऐसा ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है ना माइंड पे, मैं क्या बताऊँ। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा पढ़ना है, बहुत सारा पढ़ना है। हालाँकि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो मेरा जितने भी प्रीवियस मेरा छूट रहा है उसको मैं कवर कर लूँ। पर मुझे लगता है कि मैं कहीं न कहीं बहुत पीछे हो रही हूँ। मुझे लगता है कि मेरे से नहीं हो पा रहा है। शायद मैं ये बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ हो गया है। क्या हो गया मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो मुझे कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा था आज के दिन। मुझे एक जो था कि हाँ, एक एग्ज़ाम निकालेंगे हो जाएगा, वैसा कुछ लग ही नहीं रहा था। मैंने पता नहीं कैसे-कैसे करके आज स्टडी को पूरा किया है, वो मैं खुद ही नहीं जानती मैंने कैसे किया है। शायद मेरे जैसे आप लोग भी यही फ़ील कर रहे होंगे। मेरे जैसे और भी जो भी एस्पिरेंट है, सबके माइंड में यही चल रहा होगा कि कोई मोटिवेशन ही नहीं है लाइफ़ में कि पढ़े कि नहीं पढ़े, कैसे एग्ज़ाम भी होगा कि नहीं होगा, कोई मोटिवेशन ही नहीं तो पढ़ा ही नहीं जाता है, कैसे क्या करें। पर मैं आप लोग को बता देती हूँ, अगर आपके दिमाग में भी ऐसा आ रहा है ना, तो आपको उससे लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हर टाइम हमारे साथ मोटिवेशन साथ नहीं देता है। साथ अगर कुछ देता है तो वो डिसिप्लिन साथ देता है। जिसके पास डिसिप्लिन है वो हर एक चीज़ को उसमें सक्सेस पा लेता है। अगर जो कोई भी चीज़ उसको चाहिए होता है, अगर वो कंटिन्यूअसली और उसके पास डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन से हर एक चीज़ को मैनेज कर लेता है। तो उस चीज़ को लेकर आप मत डीमोटिवेट होइएगा मेरी तरह। हालाँकि हम लोग ह्यूमन बीइंग से हो सकते हैं, लेकिन नहीं होना चाहिए। आप जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे पास कोई मोटिवेशन नहीं है। आज मुझे लग रहा है मैं क्विट कर दूँ, बट मैं स्टिल स्टडी कर रही हूँ। मुझे लग रहा था कि कैसे होगा अब, कितने एग्ज़ाम्स देंगे, कैसे क्वालिफ़ाई करेंगे। अधिकतर स्टूडेंट यही सोच के परेशान है कि अब कि कितने सालों में ये लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएँगे। तो बस ये सब सोच के मेरे फ़ीड में भी ये आ रहा था कि कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि दी पढ़ने का कोई मन ही नहीं करता है। तो बात सही है, मन नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि लाइफ में मोटिवेशन नाम की चीज़ ही नहीं बची हुई है। एक था कि सितंबर में एग्ज़ाम लेगा तो उसके लिए इंसान पढ़ रहा है, लेकिन अब वो भी नहीं हो सकता। मतलब उसका भी कन्फर्म नहीं है, क्योंकि वो उनको पीटी लेना है, मेंस लेना है। तो ये सब चेंजेस जो है, जो एस्पिरेंट जो है अभी फ़ील कर रहे हैं, मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि ऐसे जैसे इस सिचुएशन में जैसे देख रहे हैं आप लोग कि इतना सारा प्रेशराइज़ कर दिया है सरकार, इतना कुछ करके अभी तक कुछ फाइनल नहीं किया है कि ये पीटी कब लेगा वो। फिर भी आप लोग ये सब सोचते हुए भी आप लोग को लग रहा होगा कि फिर क्यों पढ़ना, अभी तो कोई क्लियरेंस ही नहीं है कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। सिर्फ पढ़ते जाए, कितना पढ़ते जाए। 2024 से देख रहे हैं, 2025 हो गया, 2026 का भी हाफ मंथ निकल रहा है, कैसे क्या होगा ये बहुत सारे एस्पिरेंट सोच रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि ठीक है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, पर आप डिसिप्लिन मेंटेन रखिए। क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल पर्सन आपको आसपास में दिखेंगे, या फिर आपको चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो रियल लाइफ में कोई हो, या फिर वो सीए हो, इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, उनकी लाइफ में डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन के बिना वो सक्सेस हो ही नहीं सकते। आप उनसे पूछिएगा तो बोलेंगे डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो डिसिप्लिन एक की है आपके सक्सेस की ओर ले जाने का। तो मैं यही कहूँगी कि आपको भले ही आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा हो, पर अपना डिसिप्लिन मेंटेन करिए। क्योंकि एक टाइम पे मोटिवेशन भी साथ छोड़ देती है, ठीक है? एक टाइम पे मोटिवेशन साथ छोड़ देगी आपको डिसिप्लिन ही आगे ले जाएगी। क्योंकि हर एक इंसान के पास हर टाइम मोटिवेशन नहीं रहता है। कितना मोटिवेट करेगा खुद को, नहीं हो पाता है। मोटिवेशन हर टाइम पे नहीं रहता है किसी के पास भी। उसका कभी न कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि उसको टूट ही जाता है मोटिवेशन। तो आप वो सब छोड़िए, मोटिवेशन पे ध्यान मत दीजिए। आपको ध्यान देना है, आपको डिसिप्लिन पे ध्यान देना है। जिसके पास डिसिप्लिन है, मोटिवेशन आए या ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, वो वर्क करता है, 20% करता है मेरे ख्याल से। अगर आपके पास डिसिप्लिन है और 20% आपके पास मोटिवेशन है तो बढ़िया है। और 100% है तो 100% हमेशा के लिए नहीं रहता उस चीज़ पे, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। जैसे आप देखिए, हम लोग TRE 4 के लिए कितने अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे थे, पर जैसे ही ये नोटिफिकेशन आया,
कि प्री प्लस मेंस दोनों देना पड़ेगा, तो हमारा क्या मोटिवेशन खो गया है। लेकिन अभी भी हम लोग डिसिप्लिन बनाए हुए हम लोग पढ़ रहे हैं कि अरे कुछ तो कभी ना कभी तो होगा ही, ये सोच के पढ़े, तो हम लोग डिसिप्लिन मेंटेन करके चल रहे हैं, जिसकी वजह से हम थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ दिन में सीख रहे हैं, हर एक दिन सीख रहे हैं, अपने आप को बेहतर बना रहे हैं, हर दिन को अपने आप से जोड़ रहे हैं, अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, जोड़ रहे हैं हम लोग। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखना है। और मैं आपको बताना चाहूँगी मेरी आज की इस व्लॉग में कि आज की मेरी स्ट्रैटेजी क्या रही। मैंने ज़्यादा तो नहीं पढ़ा, आज 3 ही सब्जेक्ट पढ़ा, क्योंकि जैसे कि मैं बताऊँ कि मैं पढ़ नहीं पा रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत इसे ही मैं पढ़ लेती हूँ ताकि मेरा डिसिप्लिन ना टूटे। मैं कल से क्योंकि एक बार डिसिप्लिन टूट गया तो दूसरे टाइम बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है पढ़ने के लिए। तो डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना है, मोटिवेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। आज का स्ट्रैटेजी मेरा था ज्योग्राफी में मैंने अफवाह तंत्र, जो हमारा अफवाह होता है, नदियाँ जो स्थित होती है, कौन सी नदी कहाँ से आती है, और नगर के बारे में पढ़ा कि कौन सी नदी कौन से नगर से गुजरती है, किसकी शोक नदी क्या होती है, कौन सी नदी सहायक नदी है, उनकी कौन सी नदी राइट हैंड साइड ट्रिब्यूटरी है, कौन सी नदी लेफ्ट हैंड साइड ट्रिब्यूटरी है, मतलब सहायक नदियाँ हैं। जैसे गंगा की सहायक नदियाँ सोन नदी है, और बहुत सारे घाघरा गंडक ये सब है ना, ये सब आप जानते हैं कि है। गंगा की सहायक नदियाँ बहुत सारी है, लेफ्ट राइट दोनों साइड में। तो आप ये सब जान के चलिए कि इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, इस टॉपिक को पढ़ा मैंने और उसका MCQ लगाया। देन मैंने महासागरीय जल धाराएं हैं, जल संधि और महासागरीय जो गतिविधियाँ हैं वो सब मैंने देखा। फिर एक क्वेश्चन भी इसमें था कि पनामा नहर किसको जोड़ती है। तो ये क्वेश्चन तो मैंने तो निकाल लिया NCERT से, और ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप प्लीज़ बताइएगा कमेंट में, पनामा नहर किस महासागर से जोड़ती है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन रहेगा, आप ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर आप कमेंट करें तो मैं समझूंगी कि आप एक्टिव हैं, अभी भी मोटिवेशन नहीं होने के बाद भी आप एक्टिव हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये मानव प्रजातियाँ के बारे में पढ़ा, जो मानव प्रजातियाँ जो कितनी पॉपुलेशन के, इस पे क्वेश्चन आ रखा था TRE 3 में कि अगर जो हमारी जनसंख्या घनत्व को बढ़ा दिया जाए तो लैंड फील्ड से वो कम होगा या ज़्यादा होगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा कुछ आया नहीं था, 1-2 क्वेश्चन था, बस वही अटेम्प्ट किया। उसके बाद कृषि एंड पशुपालन एक टॉपिक था, जिसमें आप जानते होंगे स्थानांतरण खेती बोलते हैं, झूम खेती किसको बोलते हैं, वो सब उसको हर एक जगह पे अलग अलग बोलते हैं। जैसे कि झूम खेती हम लोग उत्तरी पूर्वी साइड में बोलते हैं इसको झूम खेती, और इसमें मलेशिया और जावा में इसको लद्दाख नाम से जाना जाता है, और श्रीलंका में आप जानते हैं कि चेत्रा नाम से जाना जाता है, मैक्सिको में मिल्पा नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ रखा था TRE 3 में कि मलेशिया में इस जो झूम खेती है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो लद्दाख नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने हिस्ट्री का पढ़ा। मुझे हिस्ट्री का थोड़ा, आज मैंने 2 ही टॉपिक पढ़ा क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी बस पढ़ रही थी मैं। तो आज के टॉपिक से मैंने 2 ही टॉपिक्स पढ़ा, वो भी मैंने PYQs लगाए। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियाँ, ठीक है। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियाँ से मैंने जो भी गतिविधियाँ क्रांतिकारी हुई थी, जैसे आपको पता है कि इतने सारे क्रांतिकारी का मतलब जो आंदोलन वगैरह हो रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बताया गया इसमें, और उसको पढ़ा मैंने। फिर पढ़ा और उसको लर्न भी किया, क्योंकि कुछ होता है जिसको रटना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज़ हम उसको कॉन्सेप्चुअल नहीं कर सकते, क्योंकि ये साइंस नहीं है और इसमें ये मैथ्स नहीं है, फैक्चुअल नहीं है, ये रट्टाफिकेशन एक टाइप का है क्वेश्चन, तो इसको तो रटना ही पड़ता है। बंगाल विभाजन से जितने क्वेश्चन थे वो कि बंगाल विभाजन कब हुआ, उसकी घोषणा कब हुई, और किसने इसको राखी दिवस के रूप में मनाया, किसने शोक दिवस के रूप में मनाया, इस बंगाल विभाजन में कौन सा आंदोलन अपनाया गया था, ये सब इस टॉपिक में था, जो कि क्वेश्चंस में हर बार 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बंगाल विभाजन को कभी स्किप नहीं किया जाता है। इस टाइम पूछा जाता है कि इस टाइम के वाइसराय कौन थे उस टाइम के, तो आपको याद रखना है कि इस टाइम कौन थे बंगाल विभाजन के टाइम पे, तो लॉर्ड कर्जन थे, ये आपको माइंडेड रखना है, ठीक है। उसके बाद मैंने तीसरा वो बुक से पढ़ा, जो कि पॉलिटी के लिए पढ़ा। पॉलिटी में मैंने नागरिकता पढ़ा। नागरिकता के जितने अनुच्छेद थे, जितने उसके अनुच्छेद में कौन सा किसको नागरिकता कैसे प्राप्त है, किस तरीके से प्राप्त, जैसे NRI को कैसे प्राप्त है, विदेशी लोग यहाँ आते हैं तो उनको कैसे नागरिकता प्राप्त है, वो लोग आ सकते हैं तो वो लोग कौन मत दे सकता है या नहीं दे सकता है, ये सब इसमें था। और उसके बाद
ये और ये भी क्वेश्चन था इसमें कि जो 7 वर्ष से बाहर लोग रह रहे हैं, भारत छोड़ के 7 वर्ष से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो उसकी नागरिकता को समाप्त की जाएगी। और 19 के 1, 2, 3, 4, 5 में किसको कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त है बोलने की, या फिर वो ग्रुप में बना के, कमेटी बना के, वो जैसे हम लोग आंदोलन करते हैं उस सब की, तो ये सब उसमें ये आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट था। तो आज के इस स्ट्रैटेजी में मैंने इतना ही पढ़ा, क्योंकि आज इतना ही मेरे से हो पाया। और आई होप कि आप भी डिसिप्लिन मेंटेन रखिए। बिना डिसिप्लिन कुछ नहीं होता है। हमेशा मोटिवेशन काम नहीं देता है। मोटिवेशन से ज़्यादा ज़रूरी होता है डिसिप्लिन। जो इंसान डिसिप्लिन को मेंटेन करता है, मोटिवेशन उसको खुद अपने आप आ जाता है, ठीक है। और बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग भी मोटिवेशन पे कम, डिसिप्लिन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।